हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि यह 10th क्लास के सोशल साइंस का यह क्लासेज दी जा रही है और सुबह 4 बजे, ठीक है ना। सुबह 4 बजे भोर में क्लासेज प्रतिदिन दी जाती है, इसलिए सभी दोस्तों को, सभी अपने जितने भी आपके क्लोजली होंगे उनको आप बुला लीजिए क्लास में, और क्लास में बुला लीजिए ताकि क्लास को मैं स्टार्ट करूँ और आप सभी लोग शामिल हो जाएँ। बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास को करेंगे और सुबह 4 बजे बिल्कुल फ्रेश मूड में, है ना। उठ करके हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बड़ी अच्छी तरह से मुँह नाक धो लीजिएगा ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए और क्लास करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यह रैपिड फायर चलेगी अब क्लासेज, ठीक है ना। क्योंकि पॉलिटी का हमने 5 चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछी गई थी क्वेश्चन वो भी करवा दिया है। अब जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन रहेंगे और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे जो हो सकता है कि आएगा, ठीक है। तो साथ में रहेंगे तो जो क्वेश्चन करवा दी गई है वो तो आप आसानी से टिक मार देंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा पहले से जो है से क्लासेज जो है स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो सिविक्स का एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक चैप्टर का हो गया। अभी ज्योग्राफी का भी बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है और हिस्ट्री का भी बचा हुआ है ना, प्रत्येक चैप्टर से, जो कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको करवाने के लिए। तो वो भी जैसे जैसे हो जाएगा उसके 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 बाद में क्वेश्चन बैंक वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जो जो करवा दिया गया है वो भी रहेगा, और आने वाली जो क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम में वो भी रहेगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हमने किया है वो भुलाए नहीं, ठीक है। इसलिए साथ में वो उसको भी रखेंगे। तो इसलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब देखिए अब जो है से सिविक्स में अब लेवल 2 स्टार्ट हुई है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्लास कीजिए, ठीक है। इस तरह से पहला चैप्टर से आज 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन उठाए हैं, और कल मैं 18 क्वेश्चन उठाऊंगा, तो हो जाएगा 36 क्वेश्चन, ठीक है। पहले चैप्टर से पहले मैं शायद 15-20 क्वेश्चन किया था, आपकी 36 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लासेज आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, भारतीय महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? क्या लोकसभा में है, या विधानसभा में, या पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल में, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। आप जैसे प्रतिदिन अगर भोर में क्लास अगर करते रहेंगे 4 सवा 4 बजे, जो भी 4 बजे जो क्लासेज होती है अगर वो करते रहें तो आपको जो है सो कोई दिक्कतें नहीं आएगी, सारा का सारा क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस तरह से तैयार हो रही है। जो क्वेश्चन हमने करवा दिए वो भी क्वेश्चन साथ में रहेंगे और भी क्वेश्चन रहेंगे, बताइए। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन करवाएं उसको ही भूलने नहीं देना चाहते हैं आपको। आप जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है ना। आप क्लास करते रहिए भोर में 4 बजे, ठीक है। आप देखते रहें, है ना। आपको दिमाग क्वेश्चन को बनाते रहें रोज़ सुबह 4 बजे। आपको ना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में इसी तरह से सेट कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा आप डायरेक्ट उत्तर दीजिएगा। तो भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? या लोकसभा में है, या विधानसभा में, या पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल में? तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, क्या लोकसभा में है, या विधानसभा में, या पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल में? तो भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका सही व्यवस्था है, सही बात है मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में 33% है, लेकिन अगर बिहार में कहा जाए तो बिहार बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। और यह कब किया गया था? 2024 में किया गया था। और इसी के अनुसार केंद्र सरकार ने भी 2009 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण बढ़ा करके 33 से 50% कर दिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं हुई थी कि आरक्षण की व्यवस्था जो है से पंचायती व्यवस्था में कितना है, तो पंचायती व्यवस्था में बताइएगा 33%। अगर आपको बताया, अगर कहा जाए कि बढ़ी हुई आरक्षण कितना है, तब बोलिएगा 50%, ठीक है। और बिहार में अगर ऐसे पूछेगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के में आरक्षण की व्यवस्था कितना है महिलाओं का, तब वहाँ पर मारिएगा 50% आंसर, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आपको करवाई भी गई है 2011 में, 2013 में, 2016 में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। सी के मतलब कंपार्टमेंटल होता है, ए के मतलब एनुअल होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली असमानताएं कौन कौन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी असमानताएं हैं? क्या जाति व्यवस्था है, क्या लैंगिक विविधता है, या फिर सांप्रदायिकता है, या फिर सभी है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली असमानताएं कौन है? जाति व्यवस्था, लैंगिक विविधता, सांप्रदायिकता, या सभी? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली जो असमानताएं हैं वो जाति व्यवस्था है, या लैंगिक विविधता है, या सांप्रदायिकता है, सभी है? जल्दी से बताएंगे मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली असमानताएं कौन है। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया रहेगा वो बिहार लिखा हुआ रहेगा कि कब क्वेश्चन आया है, और जो नहीं आया रहेगा वो लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो ऐसे नहीं आई है, हो सकता है आ सकती है आने वाले समय में। लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली असमानताएं कौन है? तो असमानताएं क्या हो सकती है भैया?
जाति व्यवस्था भी एक तरह की असमानताएं हैं जो लोकतंत्र को प्रभावित करती है भाई जी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, लैंगिक विविधता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये असमानताएं हैं, ठीक है ना, ये सब गलत चीज़ है। मतलब डी ऑप्शन जो है से सभी है, इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो भारत में जातिगत भेदभाव को मिटाने हेतु किसने प्रयास किया था। तो भारत में जो है से जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए किसने प्रयास किया था। तो आंसर आप कमेंट कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दें कि भारत में जातिगत भेदभाव को मिटाने हेतु किसने प्रयास किया था। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों कि भारत में जातिगत भेदभाव को मिटाने हेतु किसने प्रयास किया था। तो भाई जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए ज्योतिराव फुले ने भी कोशिश किया था, भीमराव अम्बेडकर ने भी किया था और रामास्वामी नैयर ने भी किया था, ठीक है। ज्योतिराव फुले भी आप जानते करते हैं मित्रों कि इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले थी, और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले बार जो विद्यालय खोलने की कोशिश किया था इन्हीं ने ही किया था। और भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में अगर जानते हैं तो इन्हीं की पत्नी को, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास किया उन्होंने भी। भीमराव अम्बेडकर ने भी देखिए और प्रयास किया, है ना, तो भेदभाव को मिटाने के लिए। रामास्वामी नायकर ने भी किया। तो इसका सही उत्तर सभी हो जाएगा। तीसरा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 15वें लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। क्या 10% है, क्या 15% है, या 33% है, 50%। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। जो कि पहले ही मैंने बताया था, 2012 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा है, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, ये बताया पहले भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 10%। बहुत अच्छी जवाब आप याद रखिए, जो क्वेश्चन करवाई गई है 10% जो है से 15वीं लोकसभा से पहले थी, ठीक है। जो हाल ही में जो विधेयक पास हुई है 19 मई 2023 ईस्वी में संविधान के 128वां संशोधन द्वारा महिला संशोधन बिल, जिसमें महिलाओं को आरक्षण जो है से लोकसभा में 33% बढ़ा दिया जाएगा। और यह कब कर दिया जाएगा, 2029 में किया जाने की संभावना है, किया जा सकता है। जब जनगणना हो जाएगी, जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है ना, 2026 तक जो भी आए, और उसके बाद फिर 2029 ईस्वी में किया जा सकता है, परिसीमन आयोग को बैठने के बाद, ठीक है। तो इस तरह की बात कही गई है, ठीक है। आप जानते हैं मित्रों कि पहले जो लोकसभा में सीटों की संख्या थी कितनी थी, 500 कितनी थी मित्रों, 500 टोटल 52 था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उसको जो है से नहीं चुना जा रहा। तो अधिकतम 552 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है 545, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को अब नहीं चुना जाएगा। तो कितना हो गया है 543, ठीक है ना। अब जो है से 543 रहेंगे। अभी तो है भाई, अभी तो लोकसभा में महिलाओं के क्या बोलते हैं, अभी तो लोकसभा में अगर सीटों की संख्या बोला जाए तो 545 वर्तमान में है, ठीक है ना। लेकिन अब जो है से अगला चुनाव में 543 ही रहेंगे, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जाएगा, ठीक है। तो यह 104वां संविधान संशोधन विधेयक 104वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन आप जानते हैं मित्रों कि इंग्लैंड के व्यक्ति अगर भारत के महिला शादी करते हैं, उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं उसी को बोला जाता है एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है से 5वां नंबर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, भारतीय जाति प्रथा का मूलाधार क्या है। भारतीय जाति प्रथा का मूलाधार क्या है, बहुत जल्दी बताएंगे मित्रों। भारतीय जाति प्रथा का मूलाधार क्या है। क्या जन्म है, क्या मरण है, या कर्म है, या फिर धर्म है। जल्दी से आंसर कमेंट करें। भारतीय जाति प्रथा का या फिर मूलाधार क्या हो सकता है। भाई जाति प्रथा का मूलाधार क्या है, आप जन्म लेते हैं ना, तभी तो आपको पता चलता है ना कि आप किस जाति में जन्म लिए हैं, और उसी के आधार पर भेदभाव भी की जाती है आपके साथ, तो जन्म हो जाएगा। भारतीय जाति प्रथा का मूलाधार जन्म को माना गया है भाई। आप जन्म लेते हैं उसकी वजह से, कर्म के आधार पर आपकी जाति प्रथा का मूलाधार नहीं तय होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई।
भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई? भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? चूँकि आप जानते हैं कि 15वीं लोकसभा से पहले 10% आरक्षण थी, लेकिन मांग जो की गई थी 33% मांग की गई थी। और अब विधेयक पास भी हुई है, लेकिन देखिए 2029 तक लागू होती है या नहीं होती है, होने की संभावना है, और यह 15 वर्षों तक के लिए लागू होगी। ठीक है, तो 33% आरक्षण होगी फिलहाल, आप याद रखिए अगर ज़्यादा मूर्ख है तो। ठीक है, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था है? 33%। ज़्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन में साथ दे देता हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बतलाइए मित्रों, 2021 एग्जाम में आई है। ठीक है ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। आप जानते हैं मित्रों कि हमारा जब देश का संविधान बना था तो टोटल 8 अनुसूची थे, और वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। जो बढ़ी थी मित्रों, सबसे पहला बार 1951 में भूमि सुधार थी, 1951 ईस्वी में आया था मित्रों भूमि सुधार कानून। फिर उसके बाद 1985 में दल बदल कानून। उसके बाद फिर 1992 में 92 ईस्वी में वो क्या बोलते हैं, पंचायती राज। फिर 1992-93 में वो पंचायती नगर प्रशासन आया। तो ये 4 जो अनुसूची जोड़ा गया तो 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट संविधान संशोधन भी कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसकी वजह से प्रथम अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान, सुधार हुआ था। संशोधन के मतलब सुधार होती है, जो कि भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। और इसी में जो 8वीं अनुसूची है मित्रों, 8वीं अनुसूची जो है उसमें क्या कहा गया है? उसमें 8वीं अनुसूची में कहा गया है कि इसमें भाषाओं का वर्णन की गई है। ठीक है ना, तो 22 भाषाओं के बारे में वर्णन की गई है। अभी वर्तमान में 22 भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है मित्रों, 22 भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। जैसे मैं बात करूँ तो असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना, इस तरह की भाषाएं 22 को है टोटल। उनकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं का। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है 8वां क्वेश्चन का, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी, जेड गुडी, या टॉमी स्मिथ, या जॉन कॉर्लिस। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे मित्रों? मार्टिन लूथर किंग थे, ये भी थे। गांधी जी थे, ये भी थे। जेड गुडी थी, नहीं थी। टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, बिल्कुल सही जवाब। तो टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस भी थे, गांधी जी भी थे, मार्टिन लूथर किंग भी थे, नेल्सन मंडेला भी थे, है ना, नॉर्मन पीटर भी था, ये सब रंगभेद के विरोधी थे। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। इसका तो जेड गुडी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। क्या पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो नहीं पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा? जेड गुडी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। अगले प्रश्न क्या है मित्रों? भारत एक डॉट डॉट राज्य है। भारत एक डॉट डॉट राज्य है, क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्या धर्म सापेक्ष राज्य है, या फिर धर्म कट्टरता है, या फिर उदासीन है? भारत एक राज्य है, क्या एक धर्मनिरपेक्ष है, क्या धर्म सापेक्ष है, क्या धार्मिक कट्टरता है, या फिर उदासीन है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, जल्दी से जवाब देंगे क्या इसमें सही जवाब है। ठीक है, तो इसका एक सही जवाब है मित्रों, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही जवाब है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब हुआ कि राज्य सरकार धार्मिक मामले में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप जानते हैं मित्रों कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि आप कोई भी धर्म की इच्छा अनुसार आप मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं मित्रों 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ठीक है मित्रों, आप जानते हैं मित्रों कि इसे 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग भली भांति बहुत अच्छी तरह से उत्तर देंगे, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है मित्रों, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे, जवाब देंगे मित्रों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप भली भांति जानते हैं मित्रों। ठीक है ना, भारत का कोई अपना राज्य धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका का है बौद्ध धर्म हो सकते हैं, पाकिस्तान का क्या है इस्लाम धर्म है, इंग्लैंड का क्या है ईसाई धर्म है, लेकिन हमारे भारत की कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत जो है सो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई भी आप धर्म मान सकते हैं, आपको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। अभी बदलाव करना चाहते हो तो करिए, आपको किसी तरह से रोक टोक नहीं की जाएगी। ठीक है, आप चिंता नहीं लें। ठीक, तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है मित्रों? हमारा अभिप्राय होता है
स्त्री और पुरुष में जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दिए समान भूमिका है, बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। जल्दी से जवाब देंगे मित्रों। तो इसका सही जवाब है समान नहीं यार, यहाँ पे समाज होनी चाहिए, ठीक है ना, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं होनी चाहिए। चलिए 10वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगरवा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। नारीवादी आंदोलनकर्ताओं का विश्वास, नारीवादी आंदोलनकर्ताओं का विश्वास क्या है? लैंगिक समता होगा, या फिर लैंगिक समता होगा, या लिंग के आधार पर कार्य विभाजन होगा, या फिर उसमें से कोई नहीं। तो नारीवादी आंदोलनकर्ताओं का विश्वास है लैंगिक समानता में, लैंगिक विषमता में, लिंग के आधार पर कार्य विभाजन पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नारीवादी आंदोलनकर्ताओं का विश्वास क्या है मित्रों? लैंगिक समानता में, लैंगिक विषमता में, लिंग के आधार पर कार्य विभाजन पर, या फिर कोई नहीं। तो नारीवादी आंदोलनकर्ताओं का विश्वास किस में रह सकता है? आप भी अनुमान लगा सकते हैं। नारीवादी आंदोलनकर्ताओं कहने का मतलब वो तो यही नहीं चाहेगा कि लैंगिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, स्त्री पुरुष में समानता हो, स्त्री पुरुष में समानता हो, लैंगिक समानता हो। नारीवादी आंदोलनकर्ताओं यही चाहेंगे लैंगिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, ठीक है। चलिए तो इसका 11 के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। और 12वां नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रवेश करते हैं, और 12वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा ऐसी प्रकार है जो सबसे अच्छी मानी जाती है? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। सरकार का कौन सा ऐसा प्रकार है जो सबसे अच्छा माना जाता है? क्या वह राजतंत्र हो सकता है, क्या वह लोकतंत्र हो सकता है, क्या वह अधिनायकवाद हो सकता है? इनमें से कोई नहीं हो सकता। आप जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। आप भील भारी बात जानते हैं इसको, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इसे पूरा दुनिया जो है लोकतंत्र के लिए तबाह रहती है कि लोकतंत्र स्थापित होनी चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा अगर माना जाता है प्रकार सरकार का तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था, और उसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन है। और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे। बहुत संघर्ष किया अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, बहुत संघर्ष किया मित्रों। उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस में काफ़ी घाटा हुआ, बिजनेस किया, घाटा हुआ। वाइस प्रेसिडेंट बना उन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा, उसने हारा, फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ा, उसने हारा, सांसद के लिए चुनाव लड़ा, उसने हारा, और राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा मित्रों 1949 में जाकर के 49 ईस्वी में जाकर के उसने जो है से जीती, ठीक है ना। 49 वर्ष की उम्र में शायद, है ना, या 52 वर्ष की उम्र में जाकर के वह राष्ट्रपति जाकर के बने थे। इतना उन्होंने मतलब कि संघर्ष किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो आप क्यों हार मानते हैं मित्रों? आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और बिहार बोर्ड में इतना नंबर लाइए कि आपका गांव, देहात, शहर पूरे देश में नाम हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 12वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, या फैसले लेने में देरी करती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ये भी क्वेश्चन करवा दिए हैं मित्रों। 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हम करवा दिए। अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे, अगर हमारी क्लासों को अगर प्रतिदिन अगर सुबह 4 बजे अगर करते हैं मित्रों, तो आपको जो है से सारे क्वेश्चन याद होंगे और आप इसको फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि यह जो है से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, टकराव कम करती है मित्रों। सत्ता में सरदारी इसलिए ज़रूरी है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। आप गांव घर में भी, अपने परिवार में भी एक दूसरे से बात विचार करते हैं, कोई मुद्दा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे से टकराव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए हम लोग साझेदारी करने की कोशिश करते हैं, समझौता करने की कोशिश करते हैं मित्रों, क्या ताकि समुदायों के बीच टकराव कम हो, न के बराबर हो। आप 14वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी भैया? 61 थी, या 63 थी, या 65 थी, या 67 थी? आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। आप जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर क्योंकि हमने पहले भी इस क्वेश्चन को करवाया है। अगर आपके सामने अगर 62 ऑप्शन नहीं है तो 61 ही मारेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। 14वां की ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 15वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। सांप्रदायिक राजनीति की मूल मान्यताएं कितनी हैं? सांप्रदायिक राजनीति की मूल मान्यताएं क्या है मित्रों? धर्म को समुदाय का आधार मान लेना, क्षेत्र को समुदाय का आधार मान लेना, या राजनीति को समुदाय का आधार मान लेना। ये सही। सांप्रदायिक राजनीति मूल मान्यता क्या है? आप क्लियर रहिए, आप ऐसा मत मानिए ना कि ये सभी सही हो जाएगा। आप सांप्रदायिकता का मतलब क्या समझते हैं? धर्म समझते हैं,
है ना, धर्म समझते हैं। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्षेत्र और राजनीतिक कभी नहीं हो सकती है मित्रों। सांप्रदायिक राजनीति के मूल मान्यता क्या है? धर्म को समुदाय का आधार मानना, धर्म को समुदाय का आधार मानना। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए मित्रों। भारतीय संविधान में धर्म विशेषता का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं मित्रों कि धर्म विशेषता का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आपको किसी तरह की रोक टोक नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। 16 के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से 17वां क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कहने का मतलब किसी अच्छी तरह से मिलन किसका नहीं है? पाकिस्तान में इस्लाम धर्म बिल्कुल सही है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट है, मतलब ईसाई धर्म का ही है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सही है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म यह गलत है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं है मित्रों, धर्मनिरपेक्ष राज है, इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। 18वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित भारत के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का भाव है, या धर्म की प्रधानता है, या धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, या यहाँ धार्मिक सौहार्द का भाव है? आप सोच करके जवाब देंगे मित्रों। आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से आंसर कमेंट करें। भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह धार्मिक स्वतंत्रता का भाव है, ये गलत बात है। यहाँ धर्म की प्रधानता है, गलत जवाब है भाई। यहाँ धार्मिक निरपेक्षता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही जवाब है। धार्मिक सौहार्द का भाव है, गलत हो जाए। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है यहाँ मित्रों, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्ष राज है भारत, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कोई भी धर्म मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आज की क्लास जो है इतना ही रहेगी, ठीक है। और मैं छोटी क्लास करता हूँ ताकि आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी है। थोड़ा सा अपना जीवन का 20 मिनट टाइम इधर दीजिए, 15 मिनट टाइम दीजिए, आधा घंटा मैक्सिमम दीजिए। आपको जो है आपके जीवन का एक नया आयाम मिलेगी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और सुबह 4 बजे जुटते रहिए।